Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the last topic of the cardiovascular pharmacology, which is regarding the diuretics and the other drugs used that act on the kidney. तो अभी डायूरेटिक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको हमने अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो पहले हम ना इनकी ना देख लेते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लोकेशन। ठीक, नेफ्रॉन के ऊपर इनकी लोकेशन क्या है, उस हिसाब से इनके कौन कौन से ड्रग्स एक्ट कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जी कि जो ड्रग्स that will acting on the proximal convoluted tubule। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि which were acting on the loop of Henle, then the drugs which are acting on the distal convoluted tubules, then the drugs that are acting on the cortical collecting tubules, then we will see the osmotic diuretics, एंड देन वी विल सी दी ADH के। अब इसके अंदर हम लोग ना दो चीज़ें देखेंगे, ADH के एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, अब ये पूरी हमारे पास एक डिटेल है। अब हम पहले प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जो ड्रग्स है ना, तो इसको जो याद करने का तरीका होगा वो हमारे पास है CIA। कैसे कि ये हमारे पास आ जाएगा जी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कौन है, मतलब कि अब एक मिनट को लिख के बताता हूँ। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का इनहिबिटर है, ए से हमारे पास आ जाएगा जी एसीटाजोलामाइड। अब इसका मतलब क्या है कि ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये किस तरह से एक्ट करेगा, और ड्रग कौन सा है, एसीटाजोलामाइड। ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का ड्रग। फिर आता है जी हमारे पास लूप ऑफ हेनले। तो इसके लिए हमारे पास जो निमोनिक होगा ना, डेट विल बी लेफ्ट एल से आ जाएगा लूप डायूरेटिक्स, ई से आ जाएगा हमारे पास एथिकरेनिक एसिड, एफ से आ जाएगा फ्यूरोसामाइड, और टी से आ जाएगा हमारे पास टॉर्सिमाइड। तो ये है ड्रग्स हम जो इसमें यूज़ कर रहे हैं। बाकी अब इसकी साइट क्या थी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब इनकी साइट क्या है जहाँ पे इन्होंने एक्ट करना है, तो वो होगी हमारे पास लूप ऑफ हेनले के अंदर। तो हमारे पास 1 सोडियम 2 क्लोराइड 1 पोटाशियम चैनल, या फिजियोलॉजी में पढ़ के आए 1 सोडियम 2 क्लोराइड 1 पोटाशियम चैनल, और इन्होंने इन चैनल्स पे आके एक्ट करना होता है लूप डायूरेटिक्स में। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हमारे पास जो आ जाते हैं जी, इनका नाम जो है वो है हमारे पास थायाजाइड्स, और यही इनकी आगे निमोनिक। इसमें जो ड्रग्स आएंगे जैसे भी आ जाएगा हमारे पास हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड और क्लोरोथायाजाइड आ गया आ जाएगा। और अब जो इनकी साइट है वो है हमारे पास सोडियम क्लोराइड चैनल इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये साइट्स याद रखेंगे ना आप लोग, तो फिर आप लोग को इन ड्रग्स के एक्शन बड़े इजीली याद हो जाएंगे। अब जो हमारे पास कोर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है ना, इस पे हम इनको हम कहते हैं जी पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। पोटाशियम स्पेयरिंग, आप देखेंगे कि बाकी जितनी भी डायूरेटिक है वो पोटाशियम को लॉस कर रही हैं, सिवाय इसके ये पोटाशियम को सेव कर रही होती हैं। तो इसमें अब जो ड्रग्स आ रहे हैं वो कैसे, पोटाशियम के स्पेलिंग में आपको पता है कि पोटाशियम TA आता है, TA। तो वो अपने उसी TA से ही याद रखना। मैं यहाँ पे लिख दिया TA से, जो पोटाशियम TA आ रहा है ना, उसी से हमने उनके नाम याद रखने हैं। तो सॉरी, नॉट TA, इस पोटाश AS, सॉरी AS, पोटाशियम AS जो उसमें आ रहा था ना उस पर। तो A विल बी हमारे पास आ जाएगा जी अमाल्योराइड, और S हमारे पास आ जाएगा जी स्पाइरोनोलैक्टोन। और इनके जो इसकी जो साइट है ना, ठीक है, साइट होगी हमारे पास एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स, और ना इनको ना ये ड्रग है
अमाइलोराइड और स्पाइरोनाइड, इनको हम एल्डोस्टेरोन के एंटागोनिस्ट भी कह रहे होते हैं इनको, ठीक है। फिर ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में तो वो जो होते हैं जो हमारे पास इसमें ना एक ही आता है, मुझे लिया हुआ नाम मैनिटोल का, जो कि वाटर को ना रिटेन करेंगे बॉडी में। और इनके एक्शन डिफरेंट तरीकों पे, ये ना हमारे पास प्रॉक्सिमल कोरोनरी ट्यूब्यूल पे एक्ट करते हैं, और लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब पे भी करते हैं, और कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे भी करते हैं, तीनों पे एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। एडीएच के एगोनिस्ट आते हैं, एंटागोनिस्ट आते हैं। एगोनिस्ट में हमारे पास एक तो जो है वो एडीएच खुद ही जो बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, और एक सिंथेटिक डेस्मोप्रेसिन आता है। एंटागोनिस्ट में हमारे पास जो आते हैं जो कोनिवेप्टन है और टोल्वेप्टन है, इनको भी हम एंड पे डिटेल में देख लेंगे। अब हम ज़रा इनको ना स्टार्ट करते हैं। ये क्लासिफिकेशन में बहुत टाइम लग गया हमारा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थी, इसके बगैर हम आप लोगों को करना मुश्किल था। अच्छा, अब ना हम जल्दी देखेंगे इन सब के ना यूजेस टॉक्सिसिटी। पहले ना प्रॉक्सिमल कोरोनरी ट्यूब्यूल को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है पीछे, ठीक है। तो इसके जो यूजेस है ना, यूजेस के लिए हमारे पास निमोनिक है जेम, G is for glaucoma, E is for edema with alkalosis, और M is for the माउंटेन सिकनेस, या एल्टीट्यूड सिकनेस का भी वर्ड आता है, या हाइट सिकनेस का भी वर्ड है माउंटेन सिकनेस। अब क्यों यूज़ करें ग्लाकोमा में, क्योंकि ये जो है ना जो हमारे पास है प्रॉक्सिमल कोरोनरी, दे डिक्रीज दी बाइकार्बोनेट सिक्रीशन, बाइकार्बोनेट सिक्रीशन को कम कर देंगे एक्वस ह्यूमर में, तो वो भी ग्लाकोमा में जो प्रेशर होगा ना उसमें आई के अंदर वो कम हो जाएगा। एडिमा विद अल्कलोसिस में इसको यूज़ कर रहे होते हैं, और माउंटेन सिकनेस में इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास ना इसका जो है ना इफेक्ट वो ये करेगा एसिडोसिस, एसिडोसिस जब होगा ना CSF की, तो हमारी बॉडी जो है वो हाइपर वेंटिलेशन कॉज कराएगी कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बाहर फेंको। अब हार्ट रेट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब हम हाइट पे जा रहे हैं, हमें वैसे भी हार्ट रेट ज़्यादा करना था, तो ये ड्रग पहले ही दे दिया, इसने पहले से एसिडोसिस कराई, पहले ही हार्ट रेट ज़्यादा हो गया, तो इसको कहते हैं इट इज़ अ प्रोफाइलैक्टिक है ये माउंटेन सिकनेस के अंदर, ठीक है। फिर आती है हमारे पास की इसकी टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी के लिए हमारे पास निमोनिक मेड हिज स्मॉल डीपी। अब ये पूरा निमोनिक हो गया, जेम मेड ही स्मॉल डीपी फॉर प्रॉक्सिमल कोरोनरी ट्यूब्यूल, जिस तरह से हमें तो याद कर लेना। अब इसमें हमारे पास आ जाएगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि मैंने अभी ऊपर बता कि मैं इसके अंदर भी एम से, ठीक है। और हमारे पास अभी एच से आ जाएगा जी हाइपर अमोनीमिया, हाइपर अमोनीमिया, क्योंकि जो ये जो है ना हमारे पास जो प्रॉक्सिमल कोरोनरी ट्यूब्यूल है ये प्रिवेंट करती है अमोनिया की कन्वर्जन अमोनियम आयन में। तो अमोनियम आयन में जब उसकी कन्वर्जन नहीं ना होगी, तो वो जो अमोनिया है वो रीअब्जॉर्ब ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में हो जाएगा हाइपर अमोनीमिया, ठीक है। फिर आ जाता है जी हमारे पास एस, तो एस से आ जाएगा उसमें सीडेशन, ये सीडेशन कॉज कर देगा बॉडी के अंदर, ठीक है। और प्लस स्टोन फॉर्मेशन, मतलब किडनी में ना स्टोन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि एल्कलाइजेशन कर दी ना इसने, तो वो उसकी वजह से हमारे पास बॉडी में जो है वो स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे। और फिर हमारे पास आता है डीपी, तो डी से डिप्लेशन होगी ऑफ पोटेशियम। ये मैंने आपको बताया था, ये सारे जो है ना एक्सेप्ट दिस पोटेशियम स्पेयरिंग, ये सारे पोटेशियम का लॉस कराएंगे, वाटर के साथ साथ पोटेशियम का भी लॉस कर देंगे। अब क्यों कराएंगे, क्योंकि अब जो है ना वो जब कोर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे जाके एक्ट करेंगे ना, तो वहाँ पे जाकर ना ये असल में ना इसको ना वो करा रहे होते हैं, पोटेशियम का भी लॉस साथ साथ कराई, हम वो एंड पे पढ़ते हैं आके इस बात को भी। हमारे पास ये निमोनिक्स हो गया कंप्लीट। अच्छा, पी रह गया, सॉरी, तो पी से है पैरास्थीसिया, ये है हमारे पास प्रॉक्सिमल कोरोनरी ट्यूब्यूल का। अब हम आ जाते हैं जी इसके ऊपर नेक्स्ट, जो कि हमारे पास था लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले के लिए ना जो उसके यूजेस है ना, उसके लिए निमोनिक है हीप, दिस इज फॉर यूजेस। हीप से अब क्या है जी हमारे पास एच से होगा हमारे पास
दिस एच विल बी हमारे पास आ जाएगा हाइपर टेंशन, हार्ट फेलियर, हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर टेंशन, हार्ट फेलियर, हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, फिर आया था हमारे पास ई, तो ई विल बी एडिमा विद हार्ट फेल, हार्ट फेल जो हमारे पास एडिमा होएगा एच ई। और पी से आएगा हमारे पास पी ई, सॉरी पी और ई से आएगा पल्मोनरी एडिमा। अच्छा, अब इसमें जो हाइपर कैल्सीमिया वाला पॉइंट है ना, ये आपने याद रखना है कि हाइपर कैल्सीमिया में हम लूप डायूरेटिक्स को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब लूप डायूरेटिक्स हम देंगे ना तो जो ल्यूमन का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है ना वो लॉस हो जाएगा। अब लूप ल्यूमन का जब पॉजिटिव पोटेंशियल लॉस होगा तो हमारे पास जो रीअब्जॉर्प्शन होगा डाईवैलेंट कैटाइंस की, जो जिनके ऊपर डबल चार्ज है, डाईवैलेंट कह रहा हूँ, डाईवैलेंट कैटाइंस की रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से कैल्शियम की एक्सक्रीशन होना शुरू हो जाएगी, इसलिए इसको हम दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं जिसके टॉक्सिक इफेक्ट्स। उसके लिए निमोनिक है होम। अब ये हमारा निमोनिक कंप्लीट हुआ, हीप होम फॉर द लूप ऑफ हेनले। तो अब इसकी टॉक्सिक इफेक्ट्स में हमारे पास एच से आ जाएगा, जो हमारे पास आ जाएगा जिसमें हाइपोकैलेमिया, वही के पोटेशियम का लॉस, पोटेशियम का लॉस हो रहा होता है, क्योंकि जब हमारे पास आता है ना कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, वहाँ पे इसमें सोडियम को रीअब्जॉर्ब करना होता है, तो वो सोडियम के रीअब्जॉर्ब करने के चक्कर में पोटेशियम लॉस करी जा रही है। ये सब का यही काम है, वाई इसके सब ने यही करें कि सोडियम को एब्जॉर्ब करें, फेंक दो, पोटेशियम को बाहर फेंके जा रहे हैं। ठीक है, फिर इसका जो है वो दूसरा इसका टॉक्सिक इफेक्ट है हाइपोकैलेमिया के अलावा हमारे पास है जी हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया और हाइपोवोलेमिया। ठीक है, हाइपोवोलेमिया को करेंगे। उसके अलावा हमारे पास आता है जी ओ, तो दिस ओ विल ओटोटॉक्सिसिटी, ये एमसीक्यू पॉइंट ये पूछा गया है। फिर था जी एम, तो एम विल बी मेटाबॉलिक हाइपोवॉल्यूमिक एल्कलासिस, मेटाबॉलिक इजीली मेटाबॉलिक एल्कलासिस। ठीक है, ये है हमारे पास इसकी टॉक्सिसिटी लूप ऑफ हेनले की। अब हम आते हैं जी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की तरफ। तो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल इधर क्लिक करते हैं, डीसीटी। तो अब जो डीसीटी के जो यूजेस हैं उसके लिए हमारे पास जो है वो निमोनिक इज हार्ड, वो क्या है, तो दिस एच विल बी हाइपरटेंशन, वही हार्ट फेलियर और हाइपर कैल्सीयूरिया। अब ये देखो ये क्या था, हाइपर कैल्सीमिया, ये एमसीक्यू पॉइंट डिफरेंशिएट, इसको यूज़ करें हाइपर कैल्सीमिया, इसको यूज़ करें हाइपर कैल्सीयूरिया, उसका ऑपोजिट। ठीक है, ये दोनों दूसरे के ऑपोजिट है, ये बात हमने याद रखनी है। अब हम देखेंगे भी ये कैसे करता है। ठीक है, फिर ए से आ जाएगा हमारे पास सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन। ठीक है, उसके अलावा इसको हम यूज़ करेंगे रीनल इम्पेयरमेंट में और डी से है डायबिटीज़ इंसिपिडस है, इंसिपिडस से। अब मैंने आपको बताया था कि हम इसको हाइपर कैल्सीयूरिया में कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो हम जो हमारे पास होते हैं जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, दे विल डिक्रीज दी सोडियम कंसनट्रेशन इन डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जब सोडियम की कंसनट्रेशन कम होगी तो इंट्रासेलुलर भी सोडियम की कंसनट्रेशन कम होगी, तो जब वो कम होगी तो हमारे पास ना जो दिस विल प्रमोट दी सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, सोडियम की कंसनट्रेशन कम हुई तो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर ऑन हो जाएगा। अब सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर वो कि वो ये करना शुरू कर देगा कि
अंदर से वो उसमें उसको कैल्शियम को बाहर फेंको, सोडियम को अंदर ले आओ। तो जिसकी वजह से अब जो कैल्शियम जो है वो यूरिन में नहीं जा सकेगा, वो बजाय यूरिन जाने के वो वापस नेफ्रॉन में आना शुरू हो जाएगा। तो इसका इससे वो उस एक्सचेंजर्स के थ्रू ना ये इसको कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन करेगी। क्योंकि देखो ना हाइपर कैल्सी यूरिया का ट्रीटमेंट, मतलब ये यूरिन में कैल्शियम निकल रही है, तो उसके ट्रीटमेंट में यही है ना कि यूरिन में कैल्शियम को कम करना है, तो वो उसको वापस बॉडी में लेके जाओ, तो वो उस एक्सचेंजर को चला देंगे। ये है हमारे पास इसका वो। फिर हम आते हैं इसकी टॉक्सिसिटी के ऊपर। तो उसके लिए निमोनिक है हाइपो एज हाइपर, हाइपो एज हाइपर, हार्ड हाइपो एज हाइपर, ये निमोनिक आपका कंप्लीट हो गया। तो मतलब कि हाइपोवोलीमिया हो जाएगा, फिर हाइपोकैलीमिया, वो तो मैंने आपको बताया था कि वो सब में ही होना है हाइपोकैलीमिया। फिर आ जाएगा इसमें हाइपर कैल्सीमिया। अब ये क्यों? क्योंकि वो देखा कैल्शियम की यहाँ पे इसने करा देनी है रीअब्जॉर्प्शन, तो कैल्शियम अगर बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा तो वो हाइपर कैल्सीमिया। और एक इसका जी हाइपर ग्लाइसीमिया। अब जो लूप ऑफ हेनले और डिसल्कोनिटिव इनके इफेक्ट जैसे कि ऑपोजिट है, इनको अपने कंफ्यूज नहीं कर देना, इनको समझना है ये और ये क्यों क्यों हो रहे हैं, इनकी दोनों की रीज़न पता हो। हाइपर कैल्सीमिया में इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं, हाइपर कैल्सीमिया में इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब जो है वो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, तो वो हमारे पास थी फोर्थ वाले, ये वाले जो कि सीसीटी पे एक्ट कर रहे थे, कौन से? पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। तो ये जो पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है ना, अब इसमें जो हमारे पास जो यूजेस इसके आते हैं जी, बड़े सिंपल से इसका यूज़ है कि ना, नाम से पता चलता है पोटाशियम के लॉस करने का, टू प्रिवेंट पोटाशियम लॉस, पोटाशियम को बचाना है, क्योंकि सारे डायूरेटिक्स है ना सब भी पोटाशियम को फेंक रहे थे, तो उन डायूरेटिक को जो फेंक रहे हैं उसको कम करने के लिए हम साथ ये देते हैं पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, ताकि पोटाशियम को ये ना फेंके। उसके अलावा इसको हम एल्डोस्टेरोनिज्म में भी यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली ना जो ड्रग यूज़ होते हैं वो ये वाला है इसका स्पाइरोनोलैक्टोन, ठीक है, इसको स्पेशली यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम आते हैं इसकी टॉक्सिसिटी पे। तो टॉक्सिसिटी किसकी है जी? हाइपर कैलेमिया। अब देखो ना पोटेशियम स्पेइंग पोटेशियम को लॉस नहीं होने देगा, अगर बहुत ज़्यादा यूज दे देंगे तो पोटेशियम का ज़्यादा हो जाएगा लेवल, तो हाइपर कैलेमिया। ये सिर्फ इसी की टॉक्सिसिटी में हाइपर कैलेमिया है, बाकी सबका हाइपोकैलेमिया था। और उसके अलावा इसमें गायनोमास्टिया, मतलब कि वो हार्मोनल ना कोई हो रहा था मसला, ठीक है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेज हो जाती हैं। उसके अलावा इसमें हाँ एमनोरिया भी हो सकता है, एमनोरिया भी हो सकता है, इसमें इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, वो भी आप इसमें ऐड कर लेना। अब हम नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है। तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स के जो यूजेज है ना, उसके लिए निमोनिक है ऑस्मी, OSME, ठीक है, ऑस्मी। तो अब जो हमारे पास पहला ओ है उससे आ जाएगा हमारे पास ओ सोल्यूट ओवरलोड, सोल्यूट का ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ओ एस से हमारे पास आ जाएगा शॉक, शॉक में एम से आ जाएगा ग्लाकोमा, ग्लाकोमा एम की समझ देख लेना। और ई से आ जाएगा एडीमा, ये MCQ पॉइंट भी है एडीमा, कि एडीमा में हम लोग देते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, ये हमने याद रख लेना है। फिर आती है इसकी टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी में हमारे पास आ जी इसका हाइपोनेट्रीमिया, फॉलोड बाय हाइपरनेट्रीमिया। अब ये क्यों हुआ कि पहले हाइपोनेट्रीमिया देन फॉलोड बाय हाइपरनेट्रीमिया? हाइपरनेट्रीमिया इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास इस ऑस्मोटिक ने क्या है, वाटर का लॉस, जब वाटर बहुत ज़्यादा लॉस कर देगा तो पोटेशियम की कंसनट्रेशन बाद में ज़्यादा हो जाएगी, शुरू में कम होगी बाद में ज़्यादा हो जाएगी, इसका टॉक्सिक इफेक्ट है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास नोजिया है प्लस वॉमिटिंग, ये हमारे पास हो गए ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स भी डन। अब हमारे पास लास्ट यही रह गए हैं ADH के एंटागोनिस्ट वगैरह रह गए, ठीक है। तो ADH को हम लोग देख लेते हैं, तो इसमें पहले इसके देख लेते हैं एगोनिस्ट को।
अब एगोनिस्ट मैंने आपको बता दिया जैसे ADH है और डेस्मोप्रेसिन है। अभी ये एक्ट कहाँ करेंगे, मैंने आपको साइट्स नहीं बताई है ना, तो ये एक्ट कर रहे होते हैं, दीज आर एक्टिंग ऑन दी V2 रिसेप्टर्स, और ये भी दोनों, ये भी V2 भी एक्ट कर रहे थे। V2 रिसेप्टर ना, ये आपने अपने रीनल फिजियोलॉजी में भी पढ़ा हुआ था कि वो किडनी के अंदर पड़े थे, जहाँ से वो सारा ना वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन वगैरह हो रही थी वो होती हैं। अब जो ADH के एगोनिस्ट को हम लोग कब देंगे, तब देंगे जब हमें यूरिन का वॉल्यूम कम करें, क्योंकि एंटी डायूरेटिक है ना, तो रिड्यूस द यूरिन वॉल्यूम, रिड्यूस यूरिन वॉल्यूम, तो तब हम इसको देंगे। और नंबर 1 कि यूरिन का वॉल्यूम कम हो, नंबर 2 कि हमने अगर इंक्रीज करनी हो यूरिन की कंसंट्रेशन, एक ही बात है वैसे तो इसमें हम लोग देंगे इसको ADH को। अगर हमारे पास है ना वो पिट्यूटरी की डायबिटीज या सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है, तो उसमें भी हम लोग ADH को दे सकते हैं, क्योंकि वो इसमें ADH बनता ही नहीं, तो फिर हम उसके ADH की जो सिंथेटिक फॉर्म है डेस्मोप्रेसिन, वो हम लोग दे देते हैं। अब जो हमारे पास आते हैं इसके एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट कॉनिपेप्टाइन और टोल्वेप्टाइन, वो भी V2 पे ही एक्ट कर रहे हैं, वो उनको इसके ऑपोजिट देंगे। अगर हमें यूरिन का वॉल्यूम जो इंक्रीज़ करना हो, यूरिन की कंसंट्रेशन कम करनी हो, तो हम लोग वो दोनों उसके ऑपोजिट जो है वो दे देंगे। अच्छा, इसके अलावा ना एक और ड्रग्स का ग्रुप दिया है हमारे पास, उन्होंने डेट इज़ SGLT2 एंटागोनिस्ट, मतलब सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर के एंटागोनिस्ट। ठीक है, इनके बस ना आपको नेम्स पता हो, थोड़ी सी बातें मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए यहाँ निमोनिक है CDE, टू रिमेंबर देयर नेम्स। कैसे, C विल बी फॉर कैनाग्लिफ्लोजिन, ठीक है, D विल बी फॉर डेपेग्लिफ्लोजिन, और E आ जाएगा एम्पेग्लिफ्लोजिन। ठीक है, ये तीनों हैं। अब इनको यूज़ कब करना है, यूज़, दे आर यूज व्हेन देयर इज डायबिटीज़ विद हार्ट फेलियर, डायबिटीज़ विद हार्ट फेलियर, तो हम उसमें यही देंगे, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर के एंटागोनिस्ट है। ठीक है, और ये उसके अलावा हमारे पास जो है ना इनका जो टॉक्सिक इफेक्ट है ना, मतलब इनकी यूरिन में क्योंकि इन्हें करना क्या है, ग्लूकोज का लॉस करना है ना, तो अगर यूरिन में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, तो वो मतलब UTIs कॉज कर सकता है, ये इसका एक टॉक्सिक इफेक्ट था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी डायूरेटिक्स एंड द अदर ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी। आप लोगों को किसी भी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपको दोबारा भी समझा दूंगा। स्पेशली मैं आपको फिर से मेंशन कर रहा हूँ कि जब हमने यूजेस पढ़ा है ना, जैसे यहाँ पे इसका यूज़ ग्लाकोमा में क्यों है, यहाँ पे इसका यूज़ हाइपरकैल्सीमिया में क्यों है, यहाँ पे इसका यूज़ हाइपरकैल्सीयूरिया में क्यों है, तो ये क्यों है, ये तीनों ये मैंने आपको वीडियो में बताई भी हैं, इनको अपने अपनी बुक से भी देखना है और इनको अच्छे से याद कर लेना है। बाकी जो नोट्स है वो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो है वो बना के PDF और लिंक जो है वो प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।